आलोक शर्मा जी आपके पास आते हुए, जब विपक्षी लामबंद हो जाते हैं आपने उनको बीच में बुलवा के जो है उनको बचाने का दुष्कार्य किया है। सर मुझे तो आप दोनों लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। आगे बढ़ते हुए अब उम्मीद है कि एक दूसरे के बीच में मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा था, बिल्कुल ठीक है, मैं तो उंगली उठाकर अपना समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी कुछ बाकी रह गया हो तो बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से 2 लाइन में। नहीं, मेरे बीच में आपने आप ही कह रही है कि मैं उन्हें लगातार मेरे बीच में बोले, मैं तो उनके बीच बोल नहीं रहा था। और मेरा सवाल बहुत सीधा और साफ है कि ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शिवानंद तिवारी केस कर रहे थे, आज शिवानंद तिवारी जदयू में से आरजेडी में कूद गए, आज जो है इनके ललन सिंह चुप हो गए। तो आप कल तक प्रमाण पेश कर रहे थे, हाँ। वो प्रमाण पलट गए क्या? ठीक है, पलटू राम होते ही सीबीआई भी पलट जाए, ये अपेक्षा क्यों करते हैं आप? पलटू राम है, ठीक है, सीबीआई पलटू राम नहीं हो सकती। ठीक है, अब जरा चर्चा को और विस्तार देते हुए बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हुए आलोक शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, जब पीएम को 8 विपक्षी दल चिट्ठी लिखते हैं सीबीआई ईडी के खिलाफ, उस समय कांग्रेस नदारद रहती है। जब मनीष सिसोदिया को लेकर विपक्षी लामबंद दिखाई देते हैं तो कांग्रेस नदारद रहती है। अब ये बताइए, वास्तव में सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या 2024 के चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए, और खासकर उन दलों को परेशान करने के लिए जो अलग अलग हिस्सों में मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है तो वो विपक्षी दल नहीं है, वो तो भाजपा का ही एक गुट है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कह रहे थे साहब वो पलटू राम है, फलाने क्या है। 2015 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी तो सबके डीएनए पूछे जा रहे थे और नीतीश कुमार सबसे भ्रष्ट थे। और 2020 में मोदी साहब तमाम मंचों से उनको क्लीन चिट देते घूम रहे थे। अब कौन पलटू राम है पता नहीं। नारायण राणे के लिए विधानसभा में ये कहा गया महाराष्ट्र की में होना चाहिए, आज वो केंद्र में मंत्री। अजीत पवार 800 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी थे, फिर रातों रात शपथ हो गई। पलटू राम पता नहीं कौन है। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी निकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ, फिर वो मुख्यमंत्री हो गए। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी थोड़े दिन पहले मेघालय में क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी थे उनके साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। तो पलटू राम पता नहीं कौन है। मुद्दा ये है कि वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, उस समय पर वहां पर इनकम टैक्स के लोग पहुंचे, किसान आंदोलन था तो किसानों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और इनकम टैक्स के नोटिस गए। थोड़े दिन पहले शिवसेना के तमाम एमएलए को नोटिस पहुंचे और उसके बाद जब वो सरकार गिर गई तो वो नोटिस बंद हो गई। नोटबंदी हो, कोरोना हो, 40% कमीशन हो, अडानी हो, सब जगह इनके लोग मिलते हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 परिवारों ने लूट खाया, और फिर उनके साथ सरकार बनाते हैं। 99% जो ईडी सीबीआई की रेड है वो विपक्षी दलों के यहाँ पड़ती है। अशोक गहलोत की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 4 बार ऐसा हुआ। आज 9 साल हो गए, 5वीं बार लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से पूछताछ हो रही है। अरे भाई, आप नौटंकी कर रहे हैं क्या? 2G में आपने कहा कि इससे बड़ा कोई विश्व का घोटाला नहीं, और 2014 से पहले देश जो है घोटालों का देश था, और मोदी साहब ने अपनी तरफ से आज तक एक भी जांच शुरू नहीं की कांग्रेस के खिलाफ या पूर्व किसी मंत्री के खिलाफ, और 9 साल में जिसको बंद कर दिया, शुरुआत ही नहीं की। चाहे 2G हो चाहे कोलगेट हो, उनको बंद और कर दिया। ठीक है। डीएमके को क्लीन चिट किसने दी? इसी सरकार ने दी। तो पूरी तरह से ये लोग अब बेनकाब हो गए कि अडानी को बचाएंगे, विपक्षियों को परेशान करेंगे, जहां जहां चुनाव आएगा वहां परेशान करेंगे, जहां सरकारें गिरानी होंगी वहां पर परेशान करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला साहब, पता नहीं किस तरह की शब्दावली आलोक जी, एक बात को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ। मनीष सिसोदिया के ऊपर अगर कार्रवाई की जाए तो आपको लग रहा है वो भ्रष्टाचारी हैं, वो बिल्कुल ठीक किया है सीबीआई ने, और अगर कांग्रेस पार्टी या आपके सहयोगी दलों के साथ किया जाए तो फिर आपको लग रहा है कि वो गड़बड़ है? हाँ चित्रा जी, मैंने कहा एक बार भी कि वो भ्रष्ट हैं या नहीं, हाँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जिन लोगों ने दामाद श्री पुस्तक निकाली थी, वो श्री श्री रविशंकर प्रसाद अहंकार प्रतिमूर्ति ने, वो दामाद श्री पुस्तक का क्या? थोड़े दिन बाद अगर मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी कुछ नहीं निकलेगा तो जरूर सवाल पूछा जाएगा। अगर उनके खिलाफ कुछ होगा तो नहीं पूछा जाएगा, स्वाभाविक है। अरे दिल्ली में आप ही के कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगातार हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेती हूँ मैं, आप उनको बी टीम बता रहे हैं भाजपा की। चित्रा जी, मैं अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। नेशनल हेराल्ड 2012 से चल रहा है, हाँ, अभी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। मतलब इसको क्या कहें?
इसको प्रतिशोध ना कहें तो क्या कहें। ठीक है प्रेम ये शुक्ला जी, सत्ता एक एक गिराने करके का, सत्ता बनाने का, ठीक है दूसरों को सर, परेशान जो करने का बीजेपी पर धंधा आपने आरोप लगाए हैं प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। अजय आलोक जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। सर मैं लौट रही हूं, एक बार संजीव झा, अजय आलोक दोनों लोग बहुत देर से हमारे साथ हैं। संजीव झा जी, वो तो बोल रहे हैं बीजेपी की ही बी टीम है आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत कंफ्यूज पार्टी है। उसमें कोई स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि अपना समय खराब करना है। जिसके साथ पूरा विपक्ष हो और फिर कांग्रेस कहे कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उनका ये अपना स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात समझिए चित्रा जी, आज एक ये अजीब संजोग नहीं है कि वो दो लोग, एक ने शिक्षा में क्रांति की और पूरे देश के लोगों की नई उम्मीदें दी। आज पूरे देश में सरकारी शिक्षा के विषय पे चर्चा हो रही है। और जब हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे तो 28 साल बाद ही सही प्रधानमंत्री जी जाकर स्कूल के कमरे में बैठे। दूसरे सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का बेस्ट मॉडल दिया, जिसको कि पूरे देश के अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से अनुकरण कर रही है। तो ये जो दो लोग जिन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में एक पूरे देश को मॉडल देकर नई उम्मीदें जगाई, आज वो दोनों लोग जेल में हैं। तो सर शिक्षा में भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ी ना जेल में है सर। अब शराब घोटाला है ना, अब बार बार पलट जाते हैं ना आम आदमी पार्टी वाले। शराब घोटाला का मामला है ना जिस पर ईडी ने जाकर पूछताछ की है। बहुत गलत बात है, मुझे पूरा करने दीजिए। आप सवाल काउंटर पूछ लीजिएगा आप। बोलिए। दूसरी बात चित्रा जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 800 ऑफिसर 500 जगह छापे मारने के बाद जब चार्जशीट सबमिट करती है तो मनीष जी का नाम कहीं उस चार्जशीट में नहीं है। जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करते हैं तो मनीष जी का नाम कहीं नहीं है। और उसके बाद पहली बार सीबीआई बुलाती है, मनीष जी जाते हैं, और फिर दूसरी बार सीबीआई बुलाती है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, कहते हैं जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे। और अरेस्ट होने के बाद 2 बार रिमांड पर लिया, फिर उसके बाद कहा कि जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे। आज तक 1 रुपए का करप्शन नहीं मिला। तो इसका मतलब बात कोई भ्रष्टाचार की जांच की नहीं है। बात केवल इतना है कि वो शिक्षा का विषय, स्वास्थ्य का विषय, जिससे पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है, उसको खत्म कर दो, ताकि इनकी जो अपने धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, वो फलता फूलता रहे, देश के लोगों की फायदे की राजनीति खत्म हो जाए। तो इस दोनों राजनीति खत्म करने की कोशिशें हैं। तीसरी बात, एक बात बताइए आप कि सभी पैनल पे सभी लोगों ने कहा जो कुछ कर्नाटका में हुआ, रंगे हाथ पकड़े गए, उसमें कोई फर्दर जांच नहीं होगी, उसको बेल भी मिल गया। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे पैनलिस्ट ने दिया। मैं आपको याद दिलाता हूं, लक्ष्मीकांत शर्मा एक बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे। एंट्रेंस घोटाला था जिसमें उनको सीबीआई की जांच हुई और 2019 में उनको बरी कर दिया गया। ऐसे सुरेंद्र पटवा बीजेपी के एमएलए थे एमपी से, बैंक फ्रॉड का केस था। बहुत सारे लोगों के चेहरे भी हम दिखा रहे हैं कि आरोपों तक कैसे सिमट गई कहानी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि विरोधी दलों में अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे रहे तो सिर्फ चूंकि वो विपक्षी दल के हैं इस वजह से उनको छोड़ दिए जाए।